देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए आप सब मन से पढ़ रहे होंगे। आप सब भविष्य में जब कोई ऊंचा मुकाम हासिल करेंगे, उस दिन आपके माता पिता को आपके ऊपर गर्व होगा और आपके वो शिक्षक जो कि क्लासरूम में आपकी आंखों में जब देखते हैं तो उनके मन में आपके लिए अनगिनत सपने होते हैं। वो शिक्षक चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक दिन पढ़ लिख करके भविष्य में कोई ऊंचा मुकाम जिस दिन हासिल करेगा, उस दिन मेरा हृदय भी खुशियों से भर जाएगा। तो अपने उन शिक्षक के सपनों को साकार करने के लिए, अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए आपसे सादर अनुरोध करता हूं, बार बार करता हूं कि आप सब अपने जीवन में आपके पास जो भी समय है उसका सदुपयोग कीजिए और एक दिन इतना इतिहास रच दीजिए ताकि आपके नाम की वजह से आपके परिवार के नाम को जाना जाए और आपके शिक्षक आपके ऊपर गर्व से कह सके कि ये मेरे विद्यार्थी हैं जिसने अपनी मेहनत के बलबूते कोई ऊंचा मुकाम हासिल किया। आज राजनीति शास्त्र के दूसरे अध्याय सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को आपके बीच में लेकर के उपस्थित हूं और ये प्रश्न अब तक परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन बैंक से ये संबंधित प्रश्न है जो कि अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं और परीक्षा में पूछे गए हैं, अर्थात ये बोर्ड मॉडल प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा और सुनने मात्र से मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको जो तमाम प्रश्न आपको जो बताए जाएंगे वो आखिरी तक आपको स्मरण रहेंगे। तो केवल सुन लीजिएगा। इससे सत्ता में साझेदारी के कार्यप्रणाली से प्रथम प्रश्न है जो ग्राम पंचायत के किन्हीं दो कार्यों का वर्णन करें। तो लिखेंगे ग्राम पंचायत के दो कार्य निम्नलिखित है। प्रथम कार्य क्या है? तो ग्राम पंचायत का प्रथम कार्य होता है कि वार्षिक योजना, वार्षिक बजट तैयार करना। और वार्षिक बजट तैयार करने में क्या होता है तो वर्ष भर में कौन कौन सा कार्य किया जाना है इसके लिए बजट तैयार किया जाता है। ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य है वार्षिक योजना तैयार करना कि वर्ष भर में कौन कौन सा कार्य किया जाना है, इसके लिए योजना तैयार किया जाता है। दूसरा कार्य हम लिख सकते हैं जो ग्राम पंचायत का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि यदि किसी प्रकार की यदि आपदा आती है, आपदा तो आती रहती है, चाहे मानव जनित आपदा हो अथवा प्राकृतिक आपदा हो, जैसे बाढ़ हो गई है ना, सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो कोई भी आपदा होती है तो उस आपदा की स्थिति में कार्य है, ग्राम पंचायत का कार्य है कि आपदा की स्थिति में गांव के जो लोग हैं उनको राहत की सामग्रियां मुहैया करवाना ताकि उनको आपदा से उनको बचाया जा सके या फिर आपदा के प्रभाव को कुछ कम किया जा सके। तो यह कार्य भी लिख सकते हैं आप लोग। अथवा दूसरा और भी कार्य लिख सकते हैं जो ग्राम पंचायत के तीसरा कार्य यह भी लिख सकते हैं। लिखना तो बहरहाल दो ही कार्य है, परंतु आप तीसरा कार्य यह भी स्मरण रख लीजिए ताकि आपको मदद में आए। आप लिख सकते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में का विकास किस ढंग से हो, किस प्रकार गांव का सड़क का सुदृढ़ीकरण हो, गांव का सड़क मजबूत रहे, है ना, जिससे आवागमन में कठिनाइयां ना हो। साथ ही साथ गांव के विकास में किस प्रकार की और तेजी लाई जा सकती है ना। तो इसके लिए तरह तरह की योजनाएं बनाना और गांव में ग्राम सभा की बैठक करके बुलाना और गांव में कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो वाकई में सुविधा के लायक तो हैं, जो सुविधा प्राप्त करने के लायक तो हैं मगर उनको सुविधाएं नहीं प्राप्त होती है, तो उन लोगों को भी चिन्हित करना, ये सभी भी ग्राम पंचायत के क्या है तो कार्य है। उसके पश्चात इस पाठ से दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो संघीय शासन की दो विशेषताएं लिखे। तो लिखेंगे संघीय शासन की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली विशेषता है संघीय शासन की लिखित संविधान। संघीय शासन के अंतर्गत लिखित संविधान एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो लिखित संविधान हम लोगों को प्रदान किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रावधान है जिसमें इस बात का भी उल्लेख है कि हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं और किस प्रकार उस मौलिक अधिकार का प्रयोग हम लोग करते हैं और इससे हमारे हितों की रक्षा होती है। दूसरा संघीय शासन की व्यवस्था है कि संघीय शासन में दो स्तर पर शासन की पद्धति अपनाई जाती है। प्रथम केंद्र स्तर पर केंद्र की सरकार होती है जो कि कार्यवाही को पूरे क्रियाकलाप को संभालती है, और दूसरा राज्य स्तर पर, और राज्य स्तर पर भी अलग अलग मंत्री होते हैं जो कि क्या करते हैं तो राज्य स्तर पर अपने क्रियाकलाप को संभालते हैं और राज्य का विकास करते हैं। तो केंद्र स्तर पर केंद्र की सरकार और राज्य स्तर पर राज्य की सरकार। तो ये संघीय शासन की दो विशेषताएं हैं। इस पाठ से तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो लिखेंगे नगर अर्थात शहर का प्रथम नागरिक महापौर होते हैं। जो इस महापौर का कार्य क्या होता है तो नगर के अंतर्गत अर्थात शहर के अंतर्गत जितने भी कार्य होते हैं तो उन कार्यों में का जो प्रथम सहमति जो दी जाती है देते हैं वो महापौर ही देते हैं, क्योंकि महापौर नगर के प्रथम नागरिक उनको कहा जाता है। जिस प्रकार हमारे देश के जो प्रथम नागरिक होते हैं वो कौन होते हैं तो राष्ट्रपति होते हैं, है ना। उसी प्रकार नगर के प्रथम नागरिक कहा जाता है महापौर को, जिनकी अनुमति और जिनके सहमति से ही क्या होती है तो नगर के विकास से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो कार्य होते हैं,
है ना। तो हम महापौर पर इस प्रकार ये बातें लिख सकते हैं। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है जो भाषा नीति क्या है, तो लिखेंगे भाषा नीति एक ऐसी नीति है जो राष्ट्र में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से बनाई गई। इसमें विभिन्न भाषाओं को मान्यता दी गई है ना, विभिन्न भाषाओं को कहीं ना कहीं वरीयता दी गई है। साथ ही साथ हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है ना। भाषा नीति एक ऐसी नीति जिसमें हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, साथ ही साथ हिंदी के अतिरिक्त भी विभिन्न भाषाओं को मान्यता दी गई है ताकि राष्ट्र में एकता स्थापित रहे, क्योंकि विभिन्न जगहों पर क्या है, तो विभिन्न जगहों पर विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, है ना। तो इस प्रकार इस नीति का कार्य है कि भाषा के आधार पर भेदभाव की स्थिति उत्पन्न न हो और विभिन्न भाषाओं को मान्यता प्रदान किया जाना, और हिंदी को राजभाषा इस नीति के अंतर्गत दिया गया है। इसके पश्चात तीसरा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जो गठबंधन क्या है, अथवा इस प्रश्न को दूसरे दृष्टिकोण से पूछ सकता है, गठबंधन क्या है या फिर गठबंधन की राजनीति क्या है। तो लिखेंगे जब एक दल क्या करते हैं, जब दूसरे दल से क्या करते हैं, तो उससे मिलकर क्या करते हैं, तो सरकार का निर्माण करते हैं, अथवा आपस में ही सहयोग करके क्या कर लेते हैं, तो आपस में किसी प्रकार का विलय करके क्या कर देते हैं, किसी न किसी कारणवश आपस में भी विलय करके या फिर आपसी समझौते के आधार पर क्या कर देते हैं, तो सरकार का निर्माण करते हैं, है ना। तो मिलजुल करके, है ना, मिलजुल करके सरकार का निर्माण कर लेना एक दल जब किसी दूसरे दल से अथवा दो से भी अधिक दलों से क्या करते हैं, तो मिलजुल करके जब सरकार का निर्माण करते हैं तो उसे ही गठबंधन कहा जाता है। और जो गठबंधन किया जाता है इसे ही क्या कहा जाता है, गठबंधन की राजनीति कही जाती है ना। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जो जिला परिषद के 2 कार्य लिखे। तो जिला परिषद के 2 कार्य क्या होंगे, तो लिखेंगे जिला परिषद के 2 कार्य निम्नलिखित है। प्रथम कार्य जिला परिषद का है कि प्राथमिक हो गया अथवा मध्य विद्यालय की स्थापना किया जाना, अथवा पुस्तकालय की ही स्थापना करना, अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में अथवा किसी भी प्रकार की यदि किसी के ऊपर यदि किसी भी प्रकार का यदि आर्थिक संकट आता है जो कि निर्धन परिवार से कहीं ना कहीं संबंध रखता है, अथवा सड़क का चौड़ीकरण करना, अथवा यदि कोई भी ऐसी संपत्ति जो कि सरकारी संपत्ति है और जो किसी न किसी के द्वारा अधिग्रहित कर ली गई है, अधिग्रहण किया गया हुआ है सरकारी संपत्तियों को, तो उस सरकारी संपत्ति से क्या किया जाना, तो भूमि को कहीं ना कहीं मुक्त करवाना और सरकार के अधीन उस संपत्ति को रखना और वहां पर किसी प्रकार का सामुदायिक भवन का निर्माण करवा देना अथवा सरकारी विद्यालयों की स्थापना करवा देना, है ना। तो ये सभी कार्य जिला परिषद के कार्यों के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जो भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि गणतंत्र कहा किसे कहा जाता है, तो गणतंत्र के शाब्दिक अर्थ को सर्वप्रथम हम लोग समझ लेते हैं। गणतंत्र 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन शब्द है, तो गण जोड़ तंत्र से क्या बना है, गणतंत्र। अर्थात गण मतलब क्या हुआ, तो जनता, और तंत्र मतलब क्या होता है, तो तंत्र मतलब होता है शासन, तो जनता का शासन। तो भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर जनता का शासन है, अर्थात जनता की भागीदारी को अहम मानी जाती है, जनता के महत्व को विशेष माना जाता है और जनता की ताकत को अधिक वरीयता दी जाती है। तो हमारा देश एक ऐसा देश जो कि लोकतांत्रिक देश है, अर्थात यहां पर जनता की भागीदारी को अहम माना जाता है, तो इसीलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है क्योंकि यहां पर जनता का शासन है ना। जनता अपने मत के द्वारा क्या करती है, तो प्रतिनिधि का चयन करती है और वही प्रतिनिधि क्या करते हैं, तो शासन संभालते हैं, और यदि वो शासन नहीं संभालते हैं तो जनता ही क्या करती है, तो 5 साल के पश्चात उनको सत्ता से बेदखल कर देती है। कुर्सी पर बैठाने का काम किसका, जनता का, कुर्सी से उठा करके नीचे बैठा देने का काम किसका, जनता का। तो यहां पर हमारा एक ऐसा देश है जिसमें हम अपने मत के द्वारा प्रतिनिधि का चयन करते हैं, वही प्रतिनिधि क्या करते हैं, तो जीत करके आने के बाद हमारे हितों में कार्य करते हैं, तो इसीलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है ना। तो इसके पश्चात अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जो नगर निगम के करीब 2 कार्यों को लिखें। तो लिखेंगे नगर निगम का मूल कार्य है कि नगर में साफ सफाई की व्यवस्था को देखना, है ना, क्योंकि नगर में अधिकाधिक लोग बसते हैं और जहां पर अधिकाधिक लोग रहेंगे तो वहां पर प्रदूषण भी फैलेगा, है ना। तो नगर निगम का काम मुख्य कार्य है कि नगर में किस प्रकार साफ सफाई का वातावरण रहे ताकि अधिकाधिक जो लोग रह रहे हैं वो स्वच्छ वायु में सांसें ले सके। तो ये मुख्य कार्य होता है नगर निगम का। और नगर निगम का दूसरा भी मुख्य कार्य होता है क्योंकि नगर में अधिकाधिक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान से आते हैं अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं नगर से, तो सड़क का मजबूत सड़क का निर्माण हो और एक ऐसे सड़क का निर्माण हो जहां पर ऊंची ढलानें ना हो, है ना, अथवा मतलब बिल्कुल साफ सुथरा वाला सड़क रहे, है ना, मजबूत सड़क रहे ताकि लोगों को आवागमन में कठिनाइयां न हो। तो ये सभी नगर निगम के कार्य आते हैं। और साथ ही साथ जो नगर में तो विभिन्न प्रकार की दुकानें होती है ना,
तो विभिन्न प्रकार की दुकानों से नगर निगम का कोई औचित्य नहीं, मगर हाँ विभिन्न प्रकार के जो रास्ते जो भी रास्ते होते हैं, जो भी नगर से होकर के जो रास्ते जाते हैं, बड़े नगर की ओर जाते हैं, तो उन नगरों पर विशेष लाइटों की व्यवस्था किया जाना ताकि लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की कठिनाइयां ना हो। तो ये सभी कार्य आप लोग नगर निगम के कार्यों के अंतर्गत आप लोग लिख सकते हैं। इसके पश्चात अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जो दल बदल कानून क्या है। तो दल बदल कानून क्या होता है, तो लिखेंगे दल बदल कानून। दल बदल पहले कहते किसको है, तो जब कोई व्यक्ति क्या करता है, जब कोई भी दल जो होता है, जब जिस दल में वह रहता है तो उस दल को त्याग करके क्या कर देता है, किसी न किसी दूसरे दल में प्रवेश कर जाता है ना। तो किसी ने कारण कोई भी हो सकता है जिस दल में वह रह रहा हो तो उस दल में क्या होती है, उसकी आपसी सहमति नहीं बन रही होती है या फिर किसी प्रकार की मनमुटाव की स्थिति होती है, तो क्या कर देता है, कोई एक दल जो है दूसरे दल में जब जाकर के विलय कर लेता है अथवा अर्थात मिल जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, दल बदल। और दल बदल कानून बनाया गया है। यदि दल बदल कानून के अंतर्गत में यदि दल को बदला जा रहा है तो एक सहमति पत्र दे दी जाती है अथवा अपना कारण बता दिया जाता है कि किस कारण से हम लोग इस दल से हट करके किसी दूसरे दल में प्रवेश कर रहे हैं। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जो केंद्र शासित राज्य क्या है। तो केंद्र शासित राज्य एक ऐसा राज्य है जो कि केंद्र के अधीन होता है ना। केंद्र के अधीन जो राज्य रहे उस राज्य को क्या कहा जाता है, केंद्र शासित राज्य कहा जाता है या अथवा केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। और वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश 8 है ना। जैसे नई दिल्ली हो गई, जम्मू और कश्मीर हो गई, दमन और दीव है, दादरा नगर हवेली है ना, लद्दाख है, चंडीगढ़ है ना। और ये यही सब क्या है, ये सभी जो राज्य हैं ये सभी राज्य क्या हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो जो कि केंद्र के अधीन कहीं ना कहीं क्रियाकलाप को अपने क्रियाकलाप को संभालते हैं। उसके पश्चात अगला प्रश्न है जो वार्ड पार्षद का क्या कार्य है। तो वार्ड पार्षद का क्या कार्य होता है, जो वार्ड पार्षद जो वार्ड स्तर पर जो कार्य करते हैं, जो ग्रामीण परिवेशों में पंचायती राज के कहीं ना कहीं एक अनमोल इकाई भी कहे जा सकते हैं। तो वार्ड पार्षद का मूल कार्य है कि वार्ड पार्षद का मूल कार्य ये जो हमारे ग्रामीण इलाकों में अथवा जिस भी क्षेत्र में हम बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं, तो वहाँ पर जो जन वितरण प्रणाली होती है, जन वितरण प्रणाली जहाँ पर आपको राशन और किरासन जो दिया जाता है ना, जहाँ पर गेहूँ और चावल जो आपको दिया जाता है, तो वहाँ पर की स्थितियाँ को सुदृढ़ करना कि जनता को गुणवत्तापूर्ण सामग्री मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इस बात का ध्यान रखना है ना। साथ ही साथ ग्रामीण परिवेश में जो भी वार्ड पार्षद होते हैं उनके वार्ड संख्या के अंतर्गत जो भी लोग आते हैं, तो उसमें कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी पारिवारिक स्थिति वाकई में दयनीय रहती है ना, अथवा जिनका कोई अपना आवास नहीं है, तो उन लोगों को चिन्हित करके है ना, जो पंचायत स्तर पर की इस बात को पहुंचाना और मुखिया को इस बात की सूचना देना कि जो फलाने व्यक्ति को आवास की सुविधा नहीं है, उसका फूस का मकान है, तो उसको जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास मुहैया करवाना, तो उन लोगों को चिन्हित करना वार्ड पार्षद का मुख्य कार्य होता है। साथ ही साथ उस बात के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के जो गलियां गुजरती है, तो जो मुख्य गलियां होती है जहाँ से कई राह गुजरते हैं ना, चौराहा होता है, कई राह होता है ना जहाँ से 4 राह गुजरते हैं, तो उन राहों पर अथवा कुछ एक गलियां जहाँ पर की लाइटों की विशेष जरूरत है, क्योंकि वहां पर से अधिकाधिक लोग का आवागमन रहता है, तो उन जगहों पर लाइटों की व्यवस्था करवाना, अथवा जो सामुदायिक स्थल है ना, तो वहां पर लाइटों की व्यवस्था करना, ये सभी वार्ड पार्षद के कार्य होते हैं। तो इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए हैं क्योंकि ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा है। तो आप सब परीक्षा की तैयारी में अपनी जी जान को लगा दीजिए और ज़्यादा तनाव मत लीजिए कि आपको बहुत बड़ी परीक्षा देनी है। परीक्षा बहुत बड़ी अथवा बहुत कठिनाइयों से भरी नहीं होती है। परीक्षा हमें स्वयं को परखने का एक अवसर देती है। परीक्षा जब हम देते हैं तो इससे हम अपने आप को परख पाते हैं कि हम किस पानी में हैं, अर्थात हमारी क्षमता कितनी है और हमने साल भर किया क्या। तो साल भर हमने क्या किया, इसी का तो कहीं ना कहीं परीक्षण है। इसी बात की तो परीक्षा हमें देनी है जाकर के परीक्षा भवन में। तो परीक्षा से भयभीत नहीं होना है, बल्कि परीक्षा की तैयारी ढंग से करना है। और परीक्षा की तैयारी हम ढंग से करेंगे, है ना, मन से अभी जो पढ़ेंगे तो अभी का पढ़ा जरूर ध्यान में रहेगा और हमारा अंक जो होगा वो बेहद ही शानदार रहेगा। इसलिए परीक्षा से भयभीत मत होइए। आपके पास जो समय है उस समय का सदुपयोग कीजिए और समय का सदुपयोग यदि करेंगे तो निश्चित रूप से आपका समय, आने वाला समय जो होगा वो बेहद ही चमकीला होगा और बेहद ही आकर्षक होगा। धन्यवाद। इसी के साथ विदा लेता हूँ और माँ सरस्वती भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि माँ सरस्वती भगवती आप सबका भविष्य उज्जवल करे।